हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 12th। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट्स का, वो क्या है? यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर्स। सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? अब इससे पहले, ये करने से पहले मैं कुछ रिमाइंड करवा दूँ कि तुमने लास्ट में क्या किया था। हमने क्या लिया था कि हमारे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के हिसाब से होता है। बीसीसी में कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं? एफसीसी में टोटल कितने होते हैं? फेसेस और कॉर्नर्स को मिलाकर हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, एंड सेंटर्ड में हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, सिंपल में हमारे पास 1 होता है। तो ये सब तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है हमने ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के हिसाब से तो पता लग गया हमें। उसके बाद है यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? यूनिट सेल। अब हमें यूनिट सेल फाइंड आउट करने हैं। यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर्स। ठीक है, अब तुम्हारे पास यूनिट सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? यूनिट सेल पैरामीटर्स। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास सबसे पहले हमें सेल पैरामीटर्स पढ़ना है। सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही, तुम एक क्यूब बना के देखो। मैं तुम्हें सेल पैरामीटर्स के बारे में समझाऊं। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा, तुमने एक क्यूब बनाना है। क्यूब बनाओ यहाँ पे एक तुम। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर दो। ओके, तो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे? सुपोज कर लिया क्या कि ये वाला हमारे पास जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस तुम्हें दिख रहा है, ये एक्सिस दिख रहा है तुम्हें, ये एक्सिस तुम्हें दिख रहा है, और ये एक्सिस तुम्हें दिख रहा है। ये वाले एक्सिस को मैं मान लेती हूँ इस वाले एक्सिस को कि ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, स्टेप वाइज चलना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया? एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ले लिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये सेल पैरामीटर्स निकाल रहे हैं हम, यहाँ से ये जो हमें एक्सिस दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने लेंथ ले ली इसकी ए। ठीक है, स्मॉल ए इसकी लेट कर ली। और ये वाले एक्सिस की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, मैंने इसे क्या ले लिया? बी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, इसकी मैंने क्या ले ली? सी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? अल्फा। ठीक है, बिल्कुल इसके सामने वाला एंगल कहाँ बनेगा? अल्फा। ठीक है, ये मैंने एंगल अल्फा ले लिया। ओके, मतलब ए मैंने कंसीडर किया इसको, तो इसके सामने वाला एंगल अल्फा। अब मैंने कंसीडर किया बी इसको, तो इसके सामने वाला एंगल बिल्कुल बीटा, तो मेरे पास ये बीटा यहाँ आएगा। अब मैंने सी कंसीडर किया इसको, तो बिल्कुल इसके सामने वाला एंगल यहाँ पे आएगा, वो क्या होगा मेरे पास? गामा। ठीक है, तो ये गामा। तो अल्फा बीटा गामा मुझे क्या मिल गए? 3 एंगल्स मिल गए। ठीक है जी, पता लग गया अल्फा बीटा गामा। और मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि दिस इज, मेरे पास ये क्या एक्स एक्सिस है, एंड व्हाट इज दिस वाई एक्सिस एंड व्हाट इज दिस जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग से, तुम कहो कि बीच में यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो मैं अलग से अगर तुम्हें बना के दिखाऊँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमारे पास, और ये जेड एक्सिस। यहाँ तो क्लियर शो हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को ए माना, तो इसके सामने वाला एंगल मैंने क्या लगा लिया? अल्फा लगा लिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को माना बी, और इसके सामने वाला एंगल बीटा लगा लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को निकाला सी माना, और इसके मतलब ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक की सी, तो इसके वाले एंगल को क्या मान लिया? गामा मान लिया। अल्फा बीटा और गामा प्रॉपर समझ आ रहा है? पता लग गया। तो व्हाट इज दीज अल्फा बीटा एंड गामा एंड ए बी सी, दीज आर ऑल कॉल्ड द सेल पैरामीटर्स। ठीक है, हमें यहाँ से पता लग रहा है क्या है? सेल पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम लिखो अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं एक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं इनको हम? एक्सियल एंगल। एंड यहाँ पे हमारे पास जो ए बी एंड सी होते हैं, ये होती है हमारे पास एक्सियल लेंथ। ये ए बी सी जो लेते हैं ना, ये लेंथ होती हैं एक्सिस की। और जो अल्फा बीटा गामा, ये तुम्हें पता है ये क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास, अब तुम्हें पता है कि तुम अगर उसके हिसाब से देखते हो कि जो तुम्हारे पास सेल अरेंजमेंट के हिसाब से होते हैं, तुम कहते हो एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, ये होता है दूसरा एंड सेंटर्ड होता है, और सिंपल क्यूबिक होता है। तो हमारे पास सेल पैरामीटर्स के हिसाब से कितने होते हैं यूनिट सेल? उसके हिसाब से तुमने 4 कह दिए, 4 होते हैं। तो सेल पैरामीटर्स के हिसाब से हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
पॉइंट टू बी रिमेंबर, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड हुए हैं। 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। ठीक है, सेल पैरामीटर्स के हिसाब से हमारे पास कितने टाइप के यूनिट सेल फाइंड आउट हुए हैं? 7 टाइप्स के यूनिट सेल फाइंड आउट हुए हैं। एंड कौन कौन से हुए हैं वो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास होता है क्यूबिक। ठीक है, अब ये सब क्या है, कहीं पे ऐसे तुम्हें बुक वगैरह में नोट से कहीं नहीं समझ में आने वाला। इस वीडियो को, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझोगे तो तुम्हें जाके समझ आएगा कौन से और कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप के तुम्हें बनाने नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ तुम्हें याद रखने हैं कितने टाइप के होते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं। घबराना ना, 7 के स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, उनके आगे पार्ट्स होंगे वो याद करने पड़ेंगे, नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं याद करना तुम्हें, सिर्फ ये पता होना चाहिए 7 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स के हिसाब से। जैसे हमने वहाँ 4 टाइप के पढ़े, यहाँ पे 7 टाइप के पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट है क्यूबिक, पहले सारे लिखोगे। सेकंड है हमारे पास टेट्रागोनल। ठीक है, लाइन वाइज लिखो सारे, क्यूबिक, टेट्रागोनल। और थर्ड होता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा होता है? ऑर्थोरोम्बिक। एंड फोर्थ होता है हमारा सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक। एंड फिफ्थ होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। एंड सिक्स्थ होता है हमारे पास हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल। एंड 7 होता है हमारे पास सेवेंथ रोम्बिक। ठीक है, रोम्बिक बोलते हैं। तो अब ये हमारे पास 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, 7 टाइप्स के हो गए। तो अब इसमें हमें ये बताना है 7 टाइप्स के जो हमने लिखे कि इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है ABC का, अल्फा बीटा गामा का, ये किस टाइप से होता है, क्या होता है। तो ये कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं करने, सिंपल लिखना है तुम्हें। ये देखो किस वे से होता है। क्यूबिक है, क्यूबिक में तो तुम्हें पता, अब तक बनाते आ रहे हो, तुम्हें पता है क्यूबिक का, मैंने पहले बताया था। क्यूबिक में क्या होता है, जो तीनों वो होती हैं, लेंथ्स होती हैं ABC और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्यूबिक वाले केस में क्या होगा, A = B = C, तीनों लेंथ्स क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी, मतलब इक्वल मिलेंगी। और अल्फा = बीटा = गामा, तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, पता लग गया। A = B = C एंड अल्फा लिखना है ना, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो हम क्या बस एक एक वे बदलते रहेंगे, क्या हमारे पास चेंज आएगा वो देखते रहो। चेंज जो वेरी हो रहा है उसको ध्यान से देखो, बाकी हमारे पास बहुत ईजी है। टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में क्या होता है, A = B, मतलब जो हम मान लें, अब ये A B है क्या, ये जो A है और ये जो B है, ये A है ये B है, ये इक्वल होंगे। लेकिन जो C है वो इक्वल नहीं होएगा A और B के। ठीक है, तो हमारे पास जो केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, टेट्रागोनल बनेगा। क्यूबिक होगा, क्यूब बनेगा तो सारे इक्वल होंगे। टेट्रागोनल बनेगा तो A B के इक्वल होएगा, लेकिन C उनके इक्वल नहीं होएगा। और अगर एंगल की बात करते हैं, अल्फा = बीटा = गामा, तीनों हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। मतलब एंगल्स में वेरी नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास एज लेंथ में वेरी हो रहा है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मतलब वेरी होता रहेगा, लेकिन हम पहले जो बात कर रहे हैं वो ध्यान रखो। सबसे पहले इक्वल, फिर उसके बाद A और B तो इक्वल है, लेकिन C में वेरी हो गया, और ये तो इक्वल रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में अब क्या होएगा, A भी B के इक्वल नहीं होएगा और फिर ये भी C के इक्वल नहीं होएगा। तीनों ही ऑर्थोरोम्बिक में क्या होएगा, अनइक्वल होंगे। लेकिन जो एंगल्स हैं, एंगल्स अभी इक्वल ही चल रहे हैं, एंगल्स इसमें भी इक्वल माने जाएंगे 90 डिग्री के। अगर ऐसा केस आ गया कि जिसमें A = B = C एंड अल्फा बीटा गामा = 90, तो कौन सा होता है, ऑर्थोरोम्बिक। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं तुम्हारे 1 मार्क क्वेश्चन जो MCQ आते हैं, उसमें आ सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें तीनों एज लेंथ अनइक्वल होती हैं लेकिन एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, तो कौन सा केस आएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, वही ये तो हो गया हमारे पास। अब चेंज और क्या हो सकता है, जब तीनों ही अनइक्वल आ गए उसके बाद दोबारा इक्वल तो हो नहीं सकते, तीनों ही अनइक्वल आ गए ना, तो अब यही लेके चलोगे, A = B = C एंड अब किस में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, एंगल्स में। ठीक है, तो अल्फा और जो मोनोक्लिनिक के केस में अल्फा = गामा, ये दोनों तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा और गामा होंगे। उसके बाद है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में वही A = B = C, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा
बीटा, गामा तीनों ही 90 डिग्री के नहीं होंगे, तीनों एंगल अनइक्वल होंगे, 90 डिग्री के नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ये होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बन रहा है ना, सब कुछ भी चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है ये। उसके बाद बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल तुम आगे पढ़ोगे भी हेक्सागोनल का अलग से। ए इज इक्वल्स टू बी होता है लेकिन सी के इक्वल नहीं होता, एंड इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा तो 90 डिग्री का होता है, और जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी डजंट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा और बीटा 90 डिग्री का होता है और गामा 120 डिग्री का होता है। रोम्बिक में पढ़ोगे ए बी सी तीनों इक्वल होती हैं, लेकिन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड गामा 90 डिग्री का नहीं होता, मतलब एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ये सी ए बी सी तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो दीज आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। क्लियर है, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल हमारे पास ना 14 यूनिट सेल होते हैं क्रिस्टल सिस्टम में। मतलब कैसे, टोटल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 14 होते हैं। अभी हमने कितने पढ़े, 7 पढ़ लिए, 4 हमने पहले पढ़े थे, 14 कैसे होता है टोटल वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कहो कि 4 पहले पढ़े थे, 7 यहाँ पढ़ लिए, तो 7 4 तो 28, तो टोटल तो 28 होने चाहिए। नहीं, जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 14 फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। मतलब 14 यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस और मतलब सेल अरेंजमेंट और सेल पैरामीटर्स को मिला के टोटल 14 फाइंड आउट हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो टोटल फाइंड आउट हुए हैं वो कितने हुए हैं। ये तो सेल पैरामीटर्स के हिसाब से थे, और पीछे हमने जो किए वो एटम के अरेंजमेंट के हिसाब से ये 4 थे, ठीक है। तो सबको मिला के, इन सबको मिला के टोटल 14 हुए हैं, ठीक है, और 28 नहीं हुए, इस बात का ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटली। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल जो टोटल हुए हैं, टोटल 14 यूनिट सेल्स, ठीक है, टोटल 14 यूनिट सेल, और क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हो यूनिट सेल को, टोटल 14 यूनिट सेल, और तुम क्या कह सकते हो, क्रिस्टल सिस्टम एंड इसमें मतलब किस हिसाब से, सेल अरेंजमेंट के हिसाब से अगर करते हैं, जो अभी तुमने पढ़ा था पीछे कल वाले लास्ट लेक्चर में, सेल अरेंजमेंट प्लस सेल पैरामीटर्स के हिसाब से, ठीक है, सेल पैरामीटर्स के हिसाब से। एंड इन दोनों को जो हमने मिला के बनाए वो कितने टोटल आए, 14, और उन 14 को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। इस बात का ध्यान रखना कि जो टोटल हमारे पास यूनिट सेल हमें मिलते हैं 14, उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। ब्रेविस लैटिस का पता लग गया क्या होता है। तो अब हमारे पास ना ये जो 14 आते हैं ये कैसे आते हैं ये पता होना चाहिए हमें। तो ये भी तुमने कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं करने, सिर्फ एक तुम्हें याद रखने का तरीका है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जस्ट वैसे कोई ये नहीं है कि अलग अलग बताओ और कैसे, ये सब सिर्फ एक याद रखना है तुमने कि 14 कैसे होते हैं। तुमने फर्स्ट पढ़ा क्यूबिक, फर्स्ट यहाँ से कौन सा पढ़ा, क्यूबिक, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। वैसे तो मुझे यहीं जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहीं लिख देती, तो इसीलिए मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे, तुम्हारे पास होगा तो जगह तो तुम यहीं पे लिख देना इसके आगे, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, क्यूबिक में कौन कौन सा, क्यूबिक में कौन से होते हैं, 3 होते हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है सिंपल, और एक होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड होता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक के अंदर 3 होते हैं, सिंपल, FCC और BCC। नेक्स्ट कौन सा था यहाँ पे, टेट्रागोनल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रागोनल के अंदर कितने हैं, 2 होते हैं हमारे पास, 2 आते हैं। मतलब ये कैसे आए, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुए हैं कि टेट्रागोनल में 2 ही मिलते हैं, एक सिंपल मिलता है और एक बॉडी मिलता है। आगे इनके स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करोगे कि टेट्रागोनल बना के दिखाओ, क्यूबिक बना के दिखाओ, ऐसा नहीं हमें करना, ठीक है। सिंपल याद रखना है, टेट्रागोनल में हमारे पास 2 होते हैं, कौन कौन से, एक सिंपल होता है और दूसरा बॉडी सेंटर्ड होता है। एंड थर्ड वन होता है ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास 4 होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं, सिंपल होता है और फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, और हमारे पास कौन सा होता है, एंड सेंटर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक के केस में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक में हमारे पास 2 होते हैं। कौन कौन सा, सिंपल होते हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है।
ट्राइक्लिनिक में 1 आता है, ओनली 1, वो भी कौन सा होता है, 1 सिंपल वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हेक्सागोनल में वैसे तो देखो मिक्स्ड होते हैं, मतलब इसमें सारे टाइप के मिलते हैं, बॉडी सेंटर्ड एफसीसी भी मिलता है, एंड सेंटर्ड भी, सिंपल भी, तो उन सबको मिला के जब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करके देखते हैं ना तो 1 निकलता है, तो 1 होएगा, ठीक है। और उसके बाद रोम्बिक में भी 1 होता है, और वो कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से मिले 3, ठीक है, यहाँ से मिले 3, यहाँ से मिले 2, यहाँ से मिले 4, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12 13 14, टोटल कितने मिल गए, 14, ठीक है। तो ये 14 को हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, पता लग गया, ब्रेविस लैटिस, जो 14 टोटल यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट सेल होते हैं, जो हमें याद रखना है कि टोटल हमारे पास जो फाइंड आउट हुए हैं अब तक, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुए हैं वो कितने होंगे, 14। ये बात का कहीं से पता नहीं लगेगा बुक्स वगैरह में से ढंग से, तो इसीलिए यहाँ ढंग से इस लेक्चर को सुन लेना और याद रखना कि 14 टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं वो हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इनके आगे स्ट्रक्चर्स ये सब कुछ नहीं करने, सिर्फ हमारे पास 14 होते हैं, वी हैव टू डू रिमेंबर दिस, ओके, ओनली जस्ट इतनी सी बात है। समझ आ गई, पहले बताओ ये क्लियर समझ आ गई तो मैं आगे लूँ टॉपिक, ठीक है, ध्यान से देख लो, समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियस, अब निकालना हो एटम का, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। अब रेडियस ऑफ एटम क्या होता है जी, ये हमें पता होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। अब हमने एटम ले लिया, सपोज अब तुम्हें पता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं, पहले 2 एटम ले लो, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 एटम ले लिए, तुम्हें पता है एटम्स आपस में बाउंड टुगेदर होते हैं, तो रेडियस कैसे क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, इनके बीच के 2 न्यूक्लियाई, इनके न्यूक्लियाई लेने होते हैं, न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ एटम निकलता है, ये तुम्हें इस बात का पहले से पता है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से रेडियस लिया ना, तो यहाँ पे ये जो हमने एटम लिया, इनके बीच के न्यूक्लियस का ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसके डिस्टेंस को सपोज करो मैंने d ले लिया, ठीक है, इनके दोनों के डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, d ले लिया। तो अगर मुझे इसका रेडियस निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, d/2 कर दूंगी, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम निकालना हो r = d/2 कर दूंगी ना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का सबसे पहले बताओ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। रेडियस हमें पता लग गया क्या होता है, अब एज लेंथ और रेडियस के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इसमें हम सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल में ही रिलेशन निकालेंगे। कभी सोचो जितने मैम ने करवाए हैं इन सब के रिलेशन निकालने पड़ेंगे, नो, सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल वाला ही तुम्हारे सिलेबस में रिलेशन वगैरह निकालेंगे, सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की रिलेशन निकलती हैं, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में तुम्हें पता है A = B = C होता है, और अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है बिटवीन, रिलेशन की पूरी स्पेलिंग लिखना, बिटवीन किस किस के बीच में, एज लेंथ के बीच में, एंड रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस r, ठीक है, रेडियस r के बीच में। तो अब मैं क्या करूँगी, एक क्यूब ले लूँगी सबसे पहले तुम्हें बताने के लिए व्हाट इज़ एज लेंथ हेयर, ठीक है। तो तुम एक क्यूब बनाओ कि तुम्हें पता लग जाए एज लेंथ क्या होती है। वैसे तुम्हें अब तक पता लग गया होगा, मैंने अभी पहले भी बताया एज लेंथ क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्यूब बनाया। तो अब तुम्हें पता है कि अगर मैं ये वाला, यहाँ पे तुम्हें पता है एटम्स हैं कॉर्नर्स पे क्यूब के, ठीक है। अब यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक का मैं अगर डिस्टेंस ये ले लूँ, ये क्या है, a ले लिया, तो ये क्या है हमारे पास, एज लेंथ है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एज लेंथ। तो अब मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन a एंड r, मतलब a और r के बीच में रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट कौन सा केस आता है क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फर्स्ट केस यही आता है, कौन सा आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इस केस में अब मैं दोबारा से बना दूँगी, इसी में काम चल जाएगा। चलो मैं दोबारा से बना देती हूँ, चाहे कोई बात नहीं, क्यूब बना दिया, ठीक है, क्यूब बनाकर अब हमने क्या करना है, तुम्हें पता है सिंपल के केस में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं।
तुम्हारे पास यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो गए एटम्स, ठीक है, एटम्स को कॉर्नर्स पे प्रेजेंट कर लिया। और उसके बाद अब तुम्हें पता है यहाँ पे जो एटम्स हैं इनको अब तुमने, ये देखो ये सेंटर था ना एटम का जो तुमने करा, अब यहाँ के एटम्स हैं तो इसको ऐसे बना लिए, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे एटम बना लिए, इनका सेंटर था एटम का। और अब इसका भी जो रेडियस है वो कितना होएगा आर, और इसका भी जो रेडियस है वो कितना होएगा आर। और यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक की एज लेंथ है वो कितनी है ए, समझ आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की एज लेंथ कितनी है ए, और ये रेडियस आर आर था। तो मैं ऐसे, ये हम मुझे पता साफ दिखाई दे रहा है, 2r इज इक्वल्स टू ए हो गया, ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2r हो गए। तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से a बाय में 2, r इज इक्वल्स टू a बाय में 2, या फिर 2r इज इक्वल्स टू a आ गया हमारे पास। समझ आ गई तुम्हें इस बात की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो रिलेशन आता है रेडियस और एज लेंथ का वो कैसे आता है, r इज इक्वल्स टू a बाई 2। प्रॉपर समझ आ रहा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें जो हमारे पास दो एटम्स लिए, एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना ले लिया, रेडियस r ले लिया, और जो वो क्यूबिक यूनिट सेल की एक एज लेंथ ले ली वो a ले ली। तो 2r इज इक्वल्स टू a, r इज इक्वल्स टू a बाई 2। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं FCC की, सेकेंड आती है हमारे पास FCC का केस। तो FCC में कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें भी हम क्या बनाएंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं आप कितनी आता है हमारे पास, रिलेशन कितना आता है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें सबसे पहले हम एक क्यूब बना देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम तुम्हारा यही है, क्यूब बनाना, ठीक है, क्यूब बना दिया। और उसमें मैंने अब क्या किया, सबसे पहले अब तुम्हें पता है क्यूब में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में, ठीक है। पहले मैं ये सारे एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट करवा देती हूँ, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट करवा दिया एटम। और उसके बाद तुम्हें पता है FCC के केस में एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर आर 6 फेसिस, यू नो वेरी वेल। तो फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ ले लिया, थर्ड यहाँ ले लिया, और फोर्थ यहाँ ले लिया, फिफ्थ एक यहाँ मेरी साइड ले लिया, एक सिक्स्थ उस साइड ले लिया, ठीक है, जो हमें नहीं पता, ऐसे उस साइड, ठीक है। 6 हो गए टोटल। अब तो ये हो गया। अब हमें ना एक फेस ले लो कोई भी, सपोज मैंने ये फेस ले लिया, एक फेस ले लेना कोई भी, तभी उससे निकाल पाओगे तुम। अब FCC के केस में ये ऊपर वाला फेस ले लिया, ठीक है। ऊपर वाले फेस में मुझे दूसरा पेन भी यूज़ कर लेना चाहिए साथ। ऊपर वाले फेस में अब तुम्हें पता है यहाँ पे एटम्स जो दिख रहे हैं तुम्हें, एक थोड़ा अच्छे से बनाना, ये वाला एटम दिख रहा है और यहाँ सेंटर में मैं ये वाला जो है ना यहाँ ले रही हूँ, देखो इसकी बजाय ना यहाँ एक सीधी लाइन बन जाए हमारे पास, और एक ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, इसको ना ब्लू ही कर लो। ये ना सोचना 2 ले लिए, 2 नहीं है, ये कट कर रही हूँ मैं इसे, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये एटम शो कर लेने हैं कि ये हमारे पास एटम है। सेंटर से हमने यहाँ पे क्या लिए, एटम लिए, एटम ले लिया। ऐसे ही ये वाला एटम, और ऐसे ही ये वाला एटम, ठीक है, एटम ले लिया तीनों, ध्यान से दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे विजिबल है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इन एटम्स को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन करवा दिया इन एटम्स को, ठीक है, इन एटम्स को ज्वाइन करवा दिया। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तुम्हें दिखेगा कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गई हमें यहाँ, ठीक है, मिल गई ना एक ट्रायंगल। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया a, इस तरफ वाले डिस्टेंस को। अब तुम देखो यहाँ जो सेंटर है, यहाँ सेंटर से लेके जो सर्कल बन रहा है इसका डिस्टेंस मैंने ले लिया r है। और इधर से भी, इधर से ये सेंटर था टोटल, देखो ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पे एक सर्कल ये बन रहा है, दूसरा सर्कल इसके साथ ये बन रहा है, तीसरा सर्कल इसके साथ ये बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अलग से समझा रही हूँ, यहाँ से r ले लिया, और यहाँ से यहाँ भी पूरा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है, और फिर कितना बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है। तो कितने हो गए टोटल, 4r हो गए ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, और यहाँ पे भी r, तो टोटल कितने हो गए 4r। स्टेप वाइज बनाओगे, खिचड़ी मत पकाना। तो टोटल हमारे पास हो गए 4r, ठीक है। तो हम इसको ना, जो ट्रायंगल बन रही है इसको मैं अलग से बना के दिखाती हूँ तुम्हारे पास, ये चीज़ बन रही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास कितनी आ गई, ये वाली 4r आ गई, और ये हमारे पास कितनी आ गई, a आ गई, ठीक है, 4r a, और ये भी a, ये भी a, सारी एज लेंथ हमने a ले लिया, ठीक है।
एज लेंथ ए ले ली। अब तुम्हें पता है ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तुम सभी को आती होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तुम्हें पता है यहाँ पे अब ये वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तो वो सब पता है, इससे पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पता है तुम्हें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर आ सकता है। ये रहा 4r ए आ सकता है ना। तो यहाँ से हो गया 2 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर का 16r स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ से हो सकता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर बाय में 2r स्क्वायर, कितना हो गया? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 का 2√2 लिख सकते हैं, 2√2r। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? a बाय में 2√2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। r और a के बीच में रिलेशन बताओ, FCC का आप पेपर में भी आता होता है रिलेशन। ठीक है, समझ आ गया प्रॉपर? ठीक है, तो ये हमारे पास r इज इक्वल्स टू a बाय 2√2। BCC का ट्राई करना, नहीं तो कल वाली वीडियो में BCC का लेंगे। ओके, तो सारे नोट्स प्रॉपर बना लो और बताओ कोई स्टेप अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।